डिमांड की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने कहा डिमांड 5 गुना बढ़ना कोई एक छोटा अमाउंट नहीं होता। जैसे 5 गुना बहुत अगर 2015 से 2020 के बीच का यानी 5 साल का करें तो कितना इंपोर्ट हुआ है? $3.2 बिलियन, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। बहुत एक बड़ा अमाउंट है। $3.2 बिलियन की मैं बात कर रहा हूं आपसे। और ये आपको गूगल कीजिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो वेबसाइट्स हैं, जो रिसर्च की वेबसाइट्स हैं, वहां आपको पूरा डेटा मिलेगा। नमस्कार किसान दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन फार्मिंग में। दोस्तों, हम आज एक नई वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि है पर्ल फार्म की। आज हम आए हुए हैं गाजियाबाद के मुरादनगर शहर में खुर्रमपुर गांव में, जहां स्थित है बीबा पर्ल फार्म। दोस्तों, ये फार्म एक आईटी प्रोफेशनल का है जो कि 15 साल से वो पर्ल फार्मिंग कर रहे हैं। काफ़ी अनुभव हो गया उन्हें, तो हम ज़्यादा समय यहाँ ना वेस्ट करके सीधा चलते हैं अपने किसान के पास जो कि इसकी खेती कर रहे हैं। और वीडियो बहुत खास होने वाली है, तो आप वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक ज़रूर देखें। सर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन फार्मिंग में। अब ना छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। देखिए, हम लोग जो हैं बीवा पर्ल फार्म से हैं। मेरा नाम जितेंद्र चौधरी है। हम लोग खुर्रमपुर मुरादनगर गाजियाबाद यूपी में यहाँ रहते हैं, दिल्ली के पास में ही हैं। और हम लोग ये अगर हम बात करें तो लगभग 14-15 साल से हम लोग ये पर्ल फार्मिंग कर रहे हैं, अगर मैं अपनी शुरुआत की बात करूं। क्योंकि मैं खुद से एक आईटी प्रोफेशनल रहा हूं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अपने अगर कहीं तो गांव का पहला सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और धीरे धीरे हम लोग मूव करते हुए आज पर्ल फार्मिंग में हैं। और आज अगर हम बात करें तो बीवा पर्ल जो है, अगर ब्रांड की बात करें, क्वालिटी की बात करें, तो हम अच्छी क्वालिटी का मोती हम लोग इंटरनेशनल मार्केट के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। सर, आप आईटी से होकर अचानक स्विच करके आप पर्ल फार्मिंग में आ गए, ये कैसा हुआ? इसका सफ़र कैसा रहा आपका और कहाँ से आप मोटिवेट हुए इसके लिए? देखिए, बेसिकली आईटी में 2-3 साल काम करने के बाद हमने भी चीज़ें देखी हैं कि इंटरनेशनल जो मार्केट है वहाँ क्या क्वालिटी देना होता है। एक आईटी इंजीनियर एक अच्छे से बता सकता है, उन चीज़ों को कर सकता है, या कर रहे हैं आज भी। हमारा आईटी इंडस्ट्री बहुत बड़ा है, बट होता क्या है कि आईटी में बहुत लोग हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा रास्ता अलग चुना के एक्चुअली मैं एक दिन इंटरनेट पे सर्फ ही कर रहा था, तो मैंने देखा मोती की खेती। और तो हमने भी देखा कि भाई मोती खेती तो हम भी कर रहे हैं। बेसिकली हमारा बैकग्राउंड जो है वो फैमिली का बैकग्राउंड फार्मिंग का है, गन्ना गेहूँ ये सब उगाते हैं हम लोग। और उसके बाद हमने कहा ठीक है, अगर हम लोग गन्ना उगा सकते हैं तो मोती भी कहीं ना कहीं देखें एक बार उगा के कि उगाया जा सकता है कि नहीं उगाया जा सकता। तो धीरे धीरे वहीं से शुरुआत हुई, इधर उधर अप एंड डाउन्स होते गए। और स्विच धीरे धीरे हमने करके स्विच किया है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने बस यहाँ इंजीनियर थे और तुरंत से पर्ल फार्मर बन गए। धीरे धीरे हम लोगों ने इसको, और हम सभी को कहते भी यही हैं कि अगर आप पर्ल फार्मिंग कर रहे हैं तो धीरे धीरे स्विच कीजिए, क्योंकि जब तक आप एक पैर को जमा नहीं लेते दूसरे को मत उठाइए। तो कहीं ना कहीं पहले आप एक सोर्स ऑफ इनकम जो है उसको बना के रखिए, दूसरे पे तब उसके बाद रिलाई करें। सबसे ये पर्ल फार्मिंग थोड़ा यूनिक वर्ड है और अभी मुझे लगता है बहुत कम ही लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। सर, ये पर्ल फार्मिंग होती क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। देखिए, बेसिकली पर्ल फार्मिंग जो हम लोग यहाँ कहते हैं मोती की खेती कह देते हैं, बट इस बेसिकली है ये पर्ल कल्चर, फ्रेश वाटर पर्ल कल्चर, यानी मीठे पानी का मोती उत्पादन। ठीक है, जिसमें हम लोग संवर्धित मोती बनाते हैं, जैसे हम लोग कल्चर्ड पर्ल हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो इसमें अलग अलग तरह के मोती का उत्पादन किया जाता है, जो मोती हम लोग ज्वेलरी में पहनते हैं। तो आज के टाइम में ज्वेलरी में पहनने वाले मोती की जो को बनाया जो जा रहा है वो काफ़ी लोग बना रहे हैं इंडिया में, या हम लोग बात करें इंटरनेशनल मार्केट में बहुत लोग बना रहे हैं। लेकिन अगर आप आज के समय में देखेंगे तो आयुर्वेद इसके साथ साथ में, ज्वेलरी के साथ साथ में आयुर्वेद में यूज़ होने वाला मोती, दवाइयों में यूज़ होने वाला मोती, कॉस्मेटिक जो ब्यूटी इंडस्ट्री है इसमें यूज़ होने वाला मोती, एस्ट्रोलॉजी में यूज़ होने वाला मोती, जो हमारा ज्योतिष आचार्य हम लोग बोलते हैं कि ज्योतिष में, उसके साथ साथ में जो कपड़ों में लगता है, यानी जो एम्ब्रॉयडरी है उसमें लगने वाला मोती, उसकी भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी डिमांड है। इसलिए हम लोग अलग अलग इंडस्ट्री वाइज हम लोग मोती बना रहे हैं। तो सर, जैसे अभी आप किस इंडस्ट्री में डील कर रहे हैं मेनली? देखिए, हम लोग सभी इंडस्ट्री में डील करते हैं, और ये जो डीलिंग है ये टाइम टू टाइम एक दूसरे के परसेंटेज चेंज होते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें कि पहले हम लोग डिज़ाइनर मोती बनाते थे, लेकिन उनका उसका मार्केट नहीं रहा, तो हमने क्या किया, स्विच कर लिया। हमने फिर एक्सपोर्ट क्वालिटी मोती पे आ गए। उसके बाद हमने देखा कि भाई इंडस्ट्री में आपका आयुर्वेद में, कॉस्मेटिक में, मेडिसिन में एक अच्छी खासी डिमांड है, तो हमने क्या किया, उधर थोड़ा परसेंटेज कम किया, इधर थोड़ा परसेंटेज बढ़ा दिया। समय के साथ आप स्विच करते चले गए। करना पड़ेगा सर। अगर आपको मार्केट में बने रहना है, मार्केट में अपना सामान अच्छे दामों पे बेचना है, क्वालिटी के साथ में काम करते जाना है आपको,
तो अपने आप को टाइमली आपको अपग्रेड भी करना पड़ेगा, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आती है, नई डिमांड होती है। अब जैसे कोविड की बात करें, कोविड के बाद कुछ चीज़ें डाउन गई, जैसे कि ज्वेलरी का थोड़ा सा डाउन गया, क्योंकि लोग पहले अपनी जो बेसिक ज़रूरतें हैं उनको कहीं ना कहीं पूरा करना चाहते थे, खाना पीना ये सब चीज़ें। लेकिन उसी में आप देखोगे दवाइयों की अगर बात की जाए तो बहुत एक अच्छा इंडस्ट्री निकल के आया है, तो दवाइयों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो किया जा रहा है। तो हमने क्या किया, स्विच किया दवाइयों वाले मोती पे हम लोग थोड़ा फार्मिंग में आते हैं। तो इसे हम कैसे शुरू करते हैं? देखिए बेसिकली तो मैं आपको कहूँ, आप जैसे फिशरी की आप बात कर रहे हैं, तो ये बेसिकली एक एक्वाकल्चर एक्टिविटी है। और अगर हम लोग उसको वर्ल्ड वाइड देखें, वर्ल्ड वाइड बेसिकली, क्योंकि मछली पालन भले ही आप एक क्षेत्रीय स्तर पे आप देख सकते हैं, लेकिन पर्ली कल्चर को आप राष्ट्रीय, यानी मैं कहूँ तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको देखा जा सकता है या देखा जा रहा है। आप वर्ल्ड वाइड आप अगर एक्वाकल्चर एक्टिविटीज़ की बात करेंगे, ठीक है, जिसमें फिशरी हो गया, प्रॉन्स हो गया, ये सब, तो इसमें पर्ली कल्चर का जो एक जो हिस्सा है वो सबसे बड़ा है इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। यानी अगर आप प्रॉफिट की बात करेंगे तो फिशरी से ज़्यादा बड़ा हिस्सा रखता है हमारा पर्ली कल्चर जी, अगर प्रॉफिट की देखेंगे और मनी के बारे में देखेंगे। क्योंकि आप एक सोचिए, एक मोती आप बना रहे हो पर्ल फार्मिंग में या पर्ल कल्चर में, और उस मोती की कीमत वो लाखों में भी हो सकती है, वो हज़ारों में भी हो सकती है, लेकिन मछली कितना जाएगी आपकी? 200 रुपये किलो, 500 रुपये किलो, 1000 रुपये किलो, ठीक है। और मोती जाएगा अगर किलो की बात करोगे तो 15 से 20 लाख रुपए किलो, अच्छा मोती। बेचने को तो लोग चाइना का भी मोती बेच रहे हैं दुकानदार, बहुत से ज्वेलर्स या डीलर, लेकिन उसका मार्केट वैल्यू नहीं है। आज के टाइम में मार्केट वैल्यू है कि आपके पास क्वालिटी है, कितना अच्छा क्वालिटी आपके कलर है। तो हम लोगों ने इस पर काम किया है। ऐश ग्रे, एक होता है ब्लैक, ठीक है, उसमें बहुत सारे शेड्स आते हैं, ये ऐश ग्रे कलर है, यानी हम लोग इसको बना सकते हैं जी। कुछ हम लोग मिनरल्स का बदलाव करके, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव करके इसको बनाया जा सकता है। लेकिन फिर बात आती है कहीं ना कहीं एक्सपर्टीज़ पे, कि आपको कितना एक्सपीरियंस है। मुझे एक्सपीरियंस तो है 6 महीने का, मैं डील करना चाहता हूँ 15 साल के एक्सपीरियंस जितना। आप समझ सकते हैं, तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। पेशेंस होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। तो इसमें जैसे कि आप ये वाला मोती देख रहे हैं जी, ठीक है, तो ये जो मोती की क्वालिटी है ये इंडियन फ्रेश वाटर की है जी, मीठे पानी का मोती। कोई भी सेल उठा के देख लीजिए, आपको कलर शेड आपको मैच करेगा। ये मार्जिनलिस का मोती, अगर कोरियान्स का मोती होगा वाइट आएगा। सर ये मार्जिनस और कोरियानस बेसिकली ये प्रजाति हैं हमारे जो इंडिया में मिलती हैं। अब ये सीप आप देखिए, ठीक है, ये हमारे एक फार्मर हैं, उनके यहाँ से ये सीप अभी हम लोगों ने सैम्पलिंग के लिया है, तो नेकर का क्वालिटी देख सकते हैं। ये बेसिकली आपके पास सीप का क्वालिटी होना चाहिए जी। तो आपको फोकस करना है सीप के क्वालिटी पे। अगर आप मोती फार्मिंग करना चाहते हैं तो पर्ल का क्वालिटी जो आप मेंटेन करोगे, बनाओगे, उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है क्या, सीप का अच्छी क्वालिटी। सीप का चुनाव हम कैसे करें? देखिए ये जो सवाल आपने किया है ना, आज के टाइम में अगर मैं बात करूं 99 क्या बल्कि 99.99% जो हमारे पर्ल फार्मर हैं या जो लोगों को पर्ल ट्रेडर हैं, वो भी इन चीज़ों पे बात नहीं करना चाहते हैं। यानी तो आपने एक कठिन सवाल किया है। सबसे जरूरी बात है, हाँ कठिन है लेकिन बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर ये सीप क्वालिटी का नहीं है तो आपका मोती क्वालिटी का आप नहीं बना पाओगे कभी भी। और आज के टाइम में अगर आप इंडिया लेवल पे की बात करोगे तो लोगों के पास में क्वालिटी पर्ल है ही नहीं। उसका कहीं ना कहीं एक रीज़न है कि हम लोग जब सीप लेते हैं, भले हम मछुआरे से लें, भले ही हम लोग किसी सप्लायर से लें, लेकिन जहां हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं हमें ट्रेनिंग में नहीं बताया जाता कि ये सीप जो है हर अच्छी क्वालिटी का सीप हम लोग चुने कैसे ढूंढे, कहाँ मिलेगा हमें, या कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि ये सीप आगे चल के अच्छी क्वालिटी का बनेगा। सर ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होता है। तो सर इसमें क्या फैक्टर्स होते हैं जिसे देखकर हमें डिसाइड कर सकते हैं कि ये सीप है, ये अच्छी है या नहीं है? क्या ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल है इसका जवाब देना। क्यों? क्योंकि आप इसको किसी को बता के नहीं कर सकते, इसको आपको समझना पड़ेगा देख के, और उसके लिए कहीं ना कहीं आपको सीप का वजन आपको चेक करना पड़ेगा, उसकी हेल्थ पे आपको जाना पड़ेगा। यानी मैं कहूँ तो ओवरऑल सीप के एनाटॉमी के बारे में आपको समझना पड़ेगा। अब जैसे बात करें, आपने देखा होगा लोग बीटेक करते हैं या लोग MBA करते हैं, लेकिन हर कोई सुंदर पिचोई तो नहीं बन जाता ना। मतलब हर कोई गूगल का CEO नहीं बन सकता, हर कोई MBA करने वाला मैनेजर नहीं बनता, हर कोई बीटेक करने वाला इंजीनियर नहीं बनता। सो ऐसे ही हर कोई सीप भी तो क्वालिटी का मोती नहीं बनाएगा ना जी। भले वो सीप है, सीप की अपनी खुद की क्वालिटी होगी, तो वो नहीं पूरी कर पाएगा। तो हम लोगों को क्वालिटी का फोकस करना पड़ेगा कि हमारा सीप किस क्वालिटी का नेकर छोड़ रहा है। आइडियल वेट क्या होगा कि इसके अंडर के जो होंगे सीप्स वो बहुत अच्छा प्रोडक्शन देंगे?
देखिए इसमें अगर मैं आपको सीप की क्वालिटी की अगर बात करें तो सीप की क्वालिटी के लिए अगर ये आप 2 सीप देखिए, ये 2 शेल है मेरे पास में जी। आप दोनों का अगर वजन, अब मैं आपको भी खुद भी कहूँ आप अपने हाथ में लेके देखिए किसका वजन ज़्यादा है जी। ये तो बहुत ही हल्का है, ये मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं भारी है उससे, ठीक है। काफी। अब जबकि अगर इसकी लेंथ की बात करोगे, अगर मैं कहूँगी जो उम्र की बात करें तो आप समझ सकते हैं कि इसकी लंबाई जो है यानी इसकी उम्र ज़्यादा है इसके मुकाबले जी। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये अच्छी क्वालिटी का नेकर नहीं, इसको कम खाना मिला है यानी लो क्वालिटी इसको फीड मिला है या कम खाना मिला है, ठीक है, इसको अच्छा फीड मिला है, अच्छा न्यूट्रिशन मिला है, तो उसने रिजल्ट अपना दिखाया। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि सीप कोई भी खराब है, क्वालिटी वाइज अप एंड डाउन होते हैं, कुछ लो क्वालिटी होते हैं, कुछ अच्छी क्वालिटी के होते हैं, लेकिन लो क्वालिटी का सीप अच्छी क्वालिटी का बनाया जा सकता है। तो आप सीप कहीं से भी लें, कैसे भी ले रहे हैं, बशर्ते वो अच्छा खाना खा सके और अच्छा खाना आप उसे खिलाओ, अच्छा न्यूट्रिशन आप दीजिए, तो आपका क्वालिटी का परल बनेगा। जी। चलिए सर, ऐसे अब हम सीप का चुनाव करते हैं, इसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा? देखिए वैसे अगर स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले हमें पानी की जांच करानी चाहिए सर। ठीक पानी है। में उसमें हाँ क्या पानी parameters में रखने लाइक हैं? आपका पीएच है, टीडीएस है, ये आपको चेक कराना पड़ेगा। इसके साथ साथ में उसकी बाकी की मिनरल रिपोर्ट आपके पास होना चाहिए। सर आज एक अच्छी सीप तैयार करने के लिए हमें पानी का पीएच कितना रखना चाहिए या देखिए कितना जनरली होना चाहिए? पीएच तो हमारा जो मीठे पानी का हम लोग ये मोती उत्पादन करते हैं तो जी। इसमें आपका पीएच तो 7 और 8 के बीच में रहता है जी। ठीक है। टीडीएस हमारा लगभग 500 से कम होना चाहिए अच्छे उत्पादन के लिए। जी। क्योंकि देखिए होता क्या है, आप पूरे भारत में आप घूमिए तो खेती करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक होता है खेती करना, एक होता है अच्छी खेती करना। जी एग्जैक्टली, बस दोनों उसी की में बात बस कर ये रहे जो अच्छेपन का जो फर्क है ना, जो क्वालिटी का जो डिफरेंस है, यही हम लोग लोगों को बताते हैं और यही इसी के साथ हम लोग काम करते हैं कि आप क्वालिटी के साथ जाइए। मोती तो ये सीप भी बनाएगा, लेकिन ये मोती क्वालिटी का बनाएगा, ये सिर्फ क्वालिटी का मोती बनाएगा। उस पर हम लोगों को जाना है, तो उसके लिए आपको न्यूट्रिशन की जांच, टीडीएस की जांच, पीएच की जांच, इसको टाइमली मेंटेन करके रखिए, पानी की हेल्थ तो बना के रखिए कहीं ना कहीं। क्योंकि आप देखिए जीने को लोग दिल्ली में भी जी रहे हैं या किसी भी पॉल्यूटेड सिटी में, दिल्ली का भी वैसे काफी पोल्यूशन है, इवन अगर दिल्ली के पास में गाजियाबाद वहां भी काफी एयर पोल्यूशन है, और जीने को लोग हरिद्वार में भी जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एयर जो पोल्यूशन की बात करते हैं या एयर क्वालिटी की बात करते हैं ऑक्सीजन की, वो फर्क पड़ता है जी। तो ऐसे ही हम लोग अपने पानी की जो जहां हम लोग सीप रख रहे हैं ना, उसमें पानी की हेल्थ को भी बना के रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो लोग मेरे हिसाब से नहीं समझ पा रहे। मतलब लोग मोती की खेती के प्रॉफिट को तो देखना चाहते हैं या देख रहे हैं कि बस मल्टीप्लाई किया आपने, 10 लाख लगाए, 2 लाख लगाए, 1 लाख लगाए और मल्टीप्लाई झट से हो गया, ठीक है। लेकिन जो इसके पीछे की जिसके पीछे का काम है, जो मेहनत है, जो आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जो आपका प्लानिंग होना चाहिए, उस पर आप फेल हो जाते हो जी। जबकि उस पर आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा। यहाँ फल की चिंता मत कीजिए, वैसे तो कहा गया है, आपने देखा है कृष्ण जी के कर्म करो फल की इच्छा मत करो, तो यहाँ वो बिल्कुल सटीक बैठता है। क्यों? क्योंकि मोती एकदम सीप के अंदर बंद है, आपको नहीं पता कैसा बन रहा है, ठीक है, लेकिन आप अगर कर्म मतलब अपना काम अच्छे से करोगे तो क्वालिटी बनेगी ही बनेगी, आप उसको बार बार चेक करके भी देख सकते हो जी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें इन सब पैरामीटर से जैसे मैंने बताया पानी पे, उसके बाद सीप हो गया, उसके बाद आपको सर्जरी अच्छे से करना आना चाहिए। सबसे जो बड़ा इसमें काम होता है सर्जरी का होता है। नहीं देखिए मैं सर्जरी को बड़ा नहीं मानता हूँ, सर्जरी का काम मात्र 30 सेकंड्स का काम है। प्रोफेशनल उसके लिए होना चाहिए, प्रोफेशनली उसे करना होता है। हाँ उसमें करना प्रोफेशनल तरीके से पड़ेगा। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो लोग प्लास का मैकेनिकल में इस्तेमाल होता है, एक एक्चुअल इसका है जी। टूल किट है पूरी, हम लोग टूल का इस्तेमाल करते हैं। यानी कितना भी अच्छा डॉक्टर है तो आपको समझना पड़ेगा कि जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जो सर्जिकल या सर्जरी की बात हो रही है, सर्जरी का आप सोचिए कि ये टूल कहाँ यूज़ किया जाता है, ये मैकेनिकल में, और आप देखिए इसका कितना खोल सकते हैं जी। तो भले ही हम लोग कहें कि हम लोग थोड़ा खोलेंगे, ये खुलेगा ही उतना जितने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली। भाई कोई डॉक्टर है, आप सोचिए उसके मुंह में आप दांत चेक कराने गए और वहां उसने पूरा खोल दिया, जबड़ा लटक जाएगा लटका भी नहीं तो डैमेज तो हो जाएगा जी, बिल्कुल नुकसान हो जाना। लेकिन होता क्या है, लोग समझते हैं कि एक सीप मर गया तो क्या हो गया, जबकि हम कहते हैं कि आप अगर आपकी सोच ऐसी है तो आप प्रोफेशनल नहीं हो जी। आपका सीप एक सीप के लिए आपको लड़ना होगा, लड़ना मतलब काम करना होगा कि मेरे एक सीप जिंदा रहे। हाँ होते हैं फेलियर, सिचुएशन के हिसाब से, स्थिति के हिसाब से इन्फेक्शन भी फैलता है, बीमारियां भी आती हैं, या मैं कहूँ तो कुछ नेचुरल डेथ भी होता है, लेकिन आप हर एक सीप के लिए खड़े रहें कि मैं अपने हर एक सीप को क्वालिटी
के साथ में काम करूँगा और उसको अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो मैं उसकी पूरा उसको ठीक करने का पूरा कोशिश करूँगा। जी, जैसे अगर कोई बिगिनर है तो उसे ये कैसे मतलब अंदाज़ा लगाएगा उस पर, या कैसे उसकी जांच कर पाएगा कि मेरी सीप अभी स्वस्थ है या इसमें कोई दिक्कत है अभी? देखिए, बिगिनर को वैसे तो ट्रेनिंग में बताया जाता है ये सब चीज़ें कि क्या करना है, कैसे करना है, अनहेल्दी सीप कैसा होता है, ठीक है, कैसे उसको आप आइडेंटिफाई करें, हेल्दी सीप कैसा होता है। देखिए दोस्तों, ये है सर का फार्म और इसी में है इनके सीप्स। ये निकाल रहे से देखिएगा, कुछ इस प्रकार से इन्होंने अपना जुगाड़ बना रखा है, अंदर इसमें रखे हुए हैं। और इसी में ये देखिए पूनम का पानी जो ग्रीन दिख रहा है, इसी न्यूट्रिशन के कारण ऐसा लग रहा है। पानी का रंग देखिए आप जी, ठीक है, पानी का कलर जो ग्रीन कलर आपको दिख रहा है, हल्का ग्रीन है, लाइट ग्रीन है, ठीक है। ये क्यों है लाइट ग्रीन? इसलिए रखा जाता है कि पानी हमारा जो सीप है ना वो खाना रेगुलर खाता रहे, हम लोग रेगुलर उसको फीड कर रहे हैं। जबकि लोगों का आपको मिलेगा ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा। ये भी हल्का है, आप देख रहे हैं ग्रीनरी है, ग्रीन कलर आपको दिखेगा। सो ये हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारा जो सीप है ना उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से खाना दें। ये देखिए फीड टैंक है, हम लोग फीड बना रहे हैं इसमें और रेगुलर अपने सीप को खिलाते रहते हैं। सर इसमें फीड, जैसे फीड में क्या डालते हैं इसमें? फीडिंग के मामले में भी ना लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं। जी, मतलब लोग क्या कर रहे हैं, जो एक्चुअल में रेडी होने के बाद यानी तैयार होने के बाद में होना चाहिए उसको पहले ही हम लोग खिला रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग खिला रहे हैं स्पायरुलिना पाउडर खिला रहे हैं, बहुत सारे लोग और बाकी चीज़ें खिला रहे हैं। लेकिन कम से कम हम पहले ये तो समझ जाएं कि हम लोगों का जो सीप है पालने से पहले कि वो खाता क्या है। समझ रहे हैं जी, भाई, आप कोई भी जीव पालने वाले हैं, ठीक है, लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो खाता क्या है। सबसे पहले ये तो समझ जाएं कि हमारा सीप खाता क्या है। हमारा सीप खाता है ग्रीन एल्गी, जो सिंगल सेल एल्गी है। ग्रीन एल्गी में 4-5 तरह की एल्गी हैं, क्लोरेला है, क्लोरोकुकुम है, कोस्मेरियम है, सैंडोस्मस है, ये सब चीज़ें हम लोग खिलाते हैं। इसके अलावा जी, जिसे किस प्रकार से फीड करते हैं, इसे क्या लिमिटेशंस होती हैं? देखिए फीडिंग का आप हमेशा ध्यान रखिए, जो ग्रीन एल्गी है वो हमारा सीप सबसे अच्छा खाता है, सबसे अच्छे तरीके से खाएगा। और आप रिजल्ट भी देखेंगे ना, जितने भी नेचुरल पोंड हैं आप उनकी जांच करा लीजिए, सबसे ज़्यादा ग्रीन एल्गी मिलेगी उसमें जी। उसके साथ साथ में प्लांक्टन मिलेंगे, जू प्लांक्टन, फाइटो प्लांक्टन, वो खिलाइए आप। ये उसका नेचुरल जो सोर्स है ना फीड का, वो है। अब बात आती है कि आपने, अगर मैं किसी से बात करें कि भाई आप नेचुरली तो हमारा सीप ये खाना खाता है, ग्रीन एल्गी खाता है, प्लांक्टन खाता है, लेकिन हम लोग यहाँ नेचुरली उसका पालन नहीं कर रहे हैं। जी, ठीक है, पालन नहीं कर रहे हैं खाली हम लोग। अब जैसे कि बात करें, कोई एक आपने देखे होंगे कि नॉर्मली आप जिम जाते हैं, हम जी ऐसे शौक हो जाता है, प्रोफेशनल तो नहीं जाते। प्रोफेशनली नहीं जाते नहीं। तो आपकी डाइट में कोई बदलाव नहीं किया गया होगा। लेकिन जिस दिन आप प्रोफेशनलिज्म के साथ में हो जाएंगे, यानी कि आपने बॉडी बिल्डिंग करना है, कुछ भी करना है, तो आपका ट्रेनर आपकी डाइट बदल देगा। हाँ जी, एग्जैक्टली ऐसे ही जब तक हम लोगों का सीप का पालन हैचरी में हो रहा है तब तक हम लोग उसको नॉर्मल फीडिंग पे रखते हैं, जो हम लोग उसका न्यूट्रिशन है। सर ये आपने हैचरी यूज किया, हैचरी क्या होता है? हैचरी का जहाँ हम लोग सीप का ये रिप्रोडक्शन होता है, यानी जहाँ सीप पैदा होता है जी। और पैदा होता रहता है, ओके। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, वहाँ है नेचुरल फीड पे, जो उसका नेचुरल सोर्स है। अब बात आती है कि हम लोगों को उसको पालना नहीं है, हम लोगों को उससे मोती बनाना है, यानी वो एक्स्ट्रा हो गया। एक्स्ट्रा के लिए आपको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन खिलाना पड़ेगा, जैसे आपको बॉडी बनाने के लिए न्यूट्रिशन खिलाना पड़ता जी। है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उसको गाय भैंसों वाला कैल्शियम खिला रहे हैं, हम लोग उसको छाछ पिला रहे हैं, हम लोग उसको दूध पिला रहे हैं, हम लोग उसको दही पिला रहे हैं। ये मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे, ये बिल्कुल सच्चाई है। और आप लोगों से सुनिए, जब मुझे फ़ोन आते हैं, मैं सुनता हूँ उनकी बातें, तो बड़ा अफसोस होता है। देखिए कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री है, हम इस इंडस्ट्री के हैं पर्ल फार्मिंग के, तो जितने भी पर्ल फार्मर्स हैं ऑल इंडिया छोड़िए पूरे दुनिया में, वो सब हमारी इंडस्ट्री के हैं और हम उनकी इंडस्ट्री के हैं। तो हम लोगों को अगर भारत में, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास सीपियाँ हैं, हमारे पास पानी है, हमारे पास सब कुछ है, करने वाले लोग हैं, लेकिन हम लोग क्या नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की कमी हमें नज़र आ रही है और कहीं ना कहीं हम लोगों को नॉलेज की कमी नज़र आ रही है। जी, ठीक है, लोग उसमें देसी तरीका अपना बहुत ज़्यादा देसी, मतलब देसी अपनाइए, समझ में आता है देसी ये, लेकिन देसी की बजाय हम लोग कहें तो बेवकूफ़ी वाला तरीका कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा लग रहा है। क्योंकि लोगों का अगर ऐसे बनता तो उनका बन जाना चाहिए था, जो लोग हम लोग को 1-1 साल 1.5 साल में हम लोगों को फ़ोन करते हैं कि सर मेरा तो मोती कुछ नहीं बना जी। तो कहीं ना कहीं आपको सीखना समझना पड़ेगा। मोती की इंडस्ट्री में आज जो है, मतलब हमारा मोती का प्राइस बढ़ता जा रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ, कोविड से पहले हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में दिया था माल, उसके बाद में फिर हम लोग अभी थोड़ा सा बाहर जाके आए हैं, हांगकांग वगैरह, मलेशिया वगैरह, तो आप देखेंगे कि जो माल $2 ग्राम का जा रहा था जी, वो आज $10 ग्राम का रेट है, और उसमें भी माल नहीं मिलेगा आपको, मतलब मोती नहीं मिलेगा आपको। हाँ।
तो हालात ये हैं, लेकिन हम कहाँ भाग रहे हैं? हम लोग ऐसी डायरेक्शन में भाग रहे हैं कि जहाँ कुछ नहीं मिलना है, जो हो रहा है वो भी खत्म हो जाना है, वो भी खत्म हो जाना है। आज के टाइम में इंडस्ट्री, ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं होगी, मैं बल्कि खुले में कहूँगा आपसे, खुलेआम, कि ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जो इससे ज़्यादा डूब रही हो। हरियाणा में बहुत ज़्यादा डूबा है, ठीक है, राजस्थान डूबा है, महाराष्ट्र डूबा है। डूबा मतलब लोगों ने अपना जो काम किया उससे मोती नहीं बना, या मोती बने तो खराब बने। यानी जो हमारी कल्चर की इंडस्ट्री है वो 80-90% डाउन जा रही है। क्यों? हम लोग जो समझ रहे हैं एग्जैक्टली ये उससे कहीं ना कहीं आगे की चीज़ें हैं इसमें। यानी हम लोगों को पूरा समझ के ही करना पड़ेगा, हमारा सीप क्या खाता है, कैसे रखना है, कैसे चीज़ें हम लोगों को करनी है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, सही उसको फीडिंग दीजिए, उसको समय दीजिए ताकि वो रिजल्ट आपको दे सके। जी चलिए सर, अभी तक जैसे कि आप बता रहे हैं ये डूबता जा रहा है पूरा सर, इसमें डिमांड की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने कहा डिमांड 5 गुना बढ़ना कोई एक छोटा अमाउंट नहीं होता। जैसे 5 गुना बहुत, अगर 2015 से 2020 के बीच का यानी 5 साल का करें तो कितना इंपोर्ट हुआ? $3.2 बिलियन, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत एक बड़ा अमाउंट है। $3.2 बिलियन की मैं बात कर रहा हूं आपसे। और ये आपको गूगल कीजिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो वेबसाइट्स हैं, जो रिसर्च की वेबसाइट्स है, वहां आपको पूरा डेटा मिलेगा जी। इवन 2022 में कोविड के बाद भी बहुत एक बड़ा उछाल आया है मार्केट में और डिमांड बहुत तेजी से गई है। इवन जो हमारी इंडस्ट्री के क्रिटिक्स हैं, आप बहुत सारी जो बड़ी न्यूज़ की वेबसाइट्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन वेबसाइट्स पे इंटरव्यू हैं और उन क्रिटिक्स, जो हमारी इंडस्ट्री के जो क्रिटिक्स हैं, जो हमारे एनालिस्ट हैं पर्ल फार्मिंग के, या पर्ल इंडस्ट्री के जो डीलर्स हैं या ज्वेलर्स हैं, उनका खुद का उनका आर्टिकल है। उन्होंने बोला हुआ है कि इंडस्ट्री अच्छा चल रहा है, सही है, लेकिन हम लोग गलत प्रकार का मोती बना रहे हैं। मतलब उन्होंने क्लियरली बोला है गलत प्रकार का मोती। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग, आपको चाहिए अंगूठी के लिए, हम बना रहे हैं डिज़ाइनर, आपको चाहिए टोप्स के लिए, हम बना रहे हैं डिज़ाइनर, आपको चाहिए ब्रूच के लिए, हम बना रहे हैं डिज़ाइनर, आपको चाहिए लॉकेट के लिए, हम बना रहे हैं डिज़ाइनर। क्यों बना रहे हैं हम लोग? जिसकी डिमांड ही नहीं है मार्केट में, डिमांड नहीं है। मतलब हम, इनको चाहिए कुछ, आपको चाहिए आलू, मैं आपको धनिया दे रहा हूँ बार बार तो आप क्यों लेंगे? ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को समझना पड़ेगा। अब कुछ लोग हाफ राउंड पे आ गए हैं, क्या तेरी अंगूठी में लगेगा? अरे सर, आप ज्वेलर से जाके एक बार कंफर्म तो कर लो कि भाई अंगूठी में हाफ राउंड लगता भी है कि नहीं लगता है जी। वो कुछ एक पर्टिकुलर मतलब ज्वेलरी में ही यूज़ किया जाता है। मैंने आपको बताया आयुर्वेद जी नहीं लोग बना रहे हैं, मेडिसिन नहीं बना रहे हैं, कॉस्मेटिक नहीं बना रहे हैं। अरे आज के टाइम में सुंदर कौन नहीं होना चाहता? हर कोई सुंदर होना चाहता है। तो मेडिसिन और कॉस्मेटिक के बनाइए ना मोती। आप पूरे ऑल इंडिया की मैं आपको बात कर रहा हूँ, आप आज के तारीख में फ़ोन करके देख लीजिए, किसी के भी पास आपको आयुर्वेद का मोती नहीं मिलेगा, कॉस्मेटिक का मोती नहीं मिलेगा जी। बताइए, क्योंकि हम लोग मोती खरीदते भी हैं, बेचते भी हैं, बनाते भी हैं, सब काम करते हैं। सो हम लोग चाहते हैं कि हम सब मिलके, मतलब जितने भी इंडियन पर्ल फार्मर्स हैं, और वो क्वालिटी का पर्ल बनाएं, और इंडियन जो पर्ल है, जो हमारी इंडस्ट्री है, वो ग्लोबलाइज हो जाए जी। मतलब हम लोग एक बड़े स्तर पे काम करें, लेकिन एक चीज ना भूलें, क्वालिटी जी। क्योंकि जब आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं, आप जैसे सामने आप रखेंगे ना, जो भी वहाँ डीलर्स हैं, एजेंट्स हैं, आप अपना मोती सामने रखें, तभी वो कंफर्म कर देते हैं कि वो खरीदा जाएगा, नहीं खरीदा जाएगा। वो रिजेक्ट होगा तो तुरंत मना कर देंगे, सर नहीं चाहिए जी। सर जैसे अभी आप फीडिंग की बात कर रहे थे, हम फीडिंग में आप बता रहे थे, तो फीडिंग करने का सही तरीका क्या होता है? देखिए, सही तरीके की बात करें तो जैसा सेटअप है जी, जैसा सेटअप है वैसा ही आप उसको उसी तरीके से फीड करेंगे। लाइक अगर आप RAS में हैं तो इसमें अलग तरीके से फीडिंग किया जाएगा। कितने तरीके होते हैं, जैसे किन तरीकों से इसकी खेती करी जाती है, इसकी फार्मिंग? अगर हम लोग सेटअप की बात करें तो जैसे RAS सेटअप है, राउंड टैंक्स होते हैं, इसमें RAS रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम। दूसरा जो है आपका नेचुरल पोंड है, तारपोलिन पोंड है। तो इस तरीके से हम लोग, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि आप जो भी सेटअप बना रहे हैं, पहले अपनी ज़मीन, अपनी जगह, अपना एनवायरनमेंट, अपना पानी देखिए, किस तरह का मोती बनाना है वो डिसाइड कीजिए, तब सेटअप आपको बनाना है। ऐसा नहीं मतलब मैंने देखा यूट्यूब पे गोल्ड टैंक, तो मैंने गोल्ड टैंक पहले बनवा लिए, ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हमारे यहाँ, क्योंकि मोती जो है वो पर्ल फार्मर टू पर्ल फार्मर वेरी करता है जी। अब ऐसा नहीं है इंडिया में ही वेरी करता है, आप जापान चले जाइए, आप चाइना चले जाइए, आप मलेशिया चले जाइए, किसी भी देश में जहाँ भी पर्ल फार्मिंग हो रही है, पर्ल कल्चर हो रहा है, वहाँ आप देखोगे तो ये फार्मर टू फार्मर वेरी करता है। तो ऐसे ही हम लोगों को समझना है, एरिया टू एरिया और फार्मर टू फार्मर, कि आप किस तरह का मोती बनाना चाहते हैं वैसे ही सेटअप बनाएं, उसी के अकॉर्डिंग फीडिंग होती है। नेचुरल पॉइंट का फीडिंग का तरीका अलग है, RAS का अलग है जी। सर जैसे अभी हम राउंड टैंक्स की बात कर रहे हैं, सर हम इसके अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो सर इसमें क्या एरिया में हम कितने सीप्स रख सकते हैं,
फिर उनमें किस मतलब कितने न्यूट्रिशन डालने हैं, इस रेशियो पर थोड़ा बात करते हैं तो कैसा रहेगा? नहीं बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए लेकिन होता क्या है, इसमें न्यूट्रिशन की आप बात कर रहे हैं, जो हम लोग स्पेस की बात करते हैं, जी। तो आप 10 बाय 10 का कोई टैंक बनाइए। पर जैसे मैंने कहा ना, आप जो है, जैसे मैं आपको सीपीओ की बात करूं तो ये सीपियाँ इसमें रखी हुई हैं, ठीक है। मैं आपको 1-2 सीपियाँ दिखा देता हूँ, जी। ठीक है। अब सीप का वजन आप देख सकते हैं हाथ में, आपको महसूस होगा कुछ वजन है सीप जी। में। तो ये इसकी हेल्थ है। अब यहाँ ये सीप अच्छे से चल रहा है, सारी चीज़ें अच्छे से हो रही हैं, तो टैंक में जो भी आपका सीप है, सबसे शुरुआत में क्या करें, आप 200-300 सीप से आप सर्जरी करें, छोटे आप अमाउंट से शुरू करें, छोटे स्केल से शुरू करें। लोगों को लेकिन क्या होता है, अरे एक फार्मर ने तो 5000 से शुरू किया था, वो तो जल्दी लखपति बन गया, मैं तो पीछे रह जाऊँगा। ऐसा नहीं है। सही तरीका जो है पर्लिकल्चर का वो यही है कि आपको शुरुआत छोटे से करनी होगी, आपको बैचेस बनाने पड़ेंगे, और आप उसको 200 300 सीपियाँ, 200 से 300 सीपियाँ, 400 सीपियाँ, या जो आपका बजट है या जितना आप मैनेज कर सकते हो, उसके हिसाब से हर 2 से 3 महीने 4 महीने में उसको बढ़ाते चले जाएं। सर हम अपने सीपीयू को डालते हैं जब, सर इन्हें कितने कितने टाइम पर हमें चेक करते रहना चाहिए? देखिए अगर सीप की चेकिंग की बात करें तो आप रेगुलर अपने सीपीओ को चेक कीजिए, जी। ठीक है। क्योंकि खारे पानी और मीठे पानी में फर्क होता है। यानी जो समुद्र में मोती पालन होता है वहाँ चेकिंग अलग तरीके से होती है, मीठे पानी में सीपियाँ अलग चेक होती हैं। इवन आरएएस टैंक में हमारा चेकिंग का तरीका और समय अलग होता है, और जो हमारा नेचुरल पॉन्ड है वहाँ चेकिंग का तरीका अलग होता है। यानी कहीं ना कहीं आरएएस में और नेचुरल पॉन्ड में काम करने का तरीका बदलेगा। काम बेसिकली मोती बनाना है, फाइनली बनेगा मोती ही। तरीकों का ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग तो लेते हैं नेचुरल पॉन्ड की, काम कर रहे हैं टैंक में, ट्रेनिंग ले रहे हैं टैंक की, काम कर रहे हैं नेचुरल जी। तो कहीं ना कहीं आपको उन चीज़ों का, आज का समय है जो टेक्नोलॉजी का समय है, हम लोगों को समझना पड़ेगा मोती के टाइप को, पर्लिकल्चर को, और इसकी अगर हम लोग मार्केट की क्षमता की बात करें जी, तो हजारों करोड़ का मार्केट है। आप सोचिए, अब आपको देखना है कि आपका वहाँ पे कितना आपका पार्टिसिपेशन है, यानी कितना आप वहाँ से कमा लेते हो। यानी एक समुद्र है, अब उसमें से जितना पानी आप लेना चाहें ले सकते हैं। करता हूँ जी। जैसे अभी आपने बताया कि हम 200-250-300 सीप से शुरू करते हैं जी। तो इसके लिए मतलब एक वेरिएबल स्पेस कितना चाहिए होगा, या किस टाइप का टैंक चाहिए होगा, उसमें कितना पानी हो चाहिए? देखिए कहीं ना कहीं ये वैसे जो आपने पूछा है, इसके लिए आपकी जगह कैसी है, जी, ठीक है, वो भी मैटर करता है। जी। आपकी जगह, आपने हमें लग रहा है कि आपकी ओपन स्पेस है और वहाँ पे नेचुरल पॉन्ड बनाया जा सकता है, तो हम लोग बोलेंगे आपको 30x40 का एक नेचुरल पॉन्ड बना लीजिए। लेकिन आपकी जगह ऐसी है जहाँ आपको टैंक बनाया जा सकता है, फिर आपको बोलेंगे टैंक बनाइए आप। सर जैसे अभी पर्ल फार्मिंग है, पर्लिकल्चर है, ये लोग बहुत ज़्यादा इसलिए फोकस करते हैं कि बहुत कम स्पेस में हम इसे कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सर ऐसे हम कम स्पेस पे ही बात करेंगे, जहाँ हम नेचुरल पॉन्ड को छोड़कर हम आते हैं आर्टिफिशियल पे, तो सर इसके बारे में आप बताइए। ये भी क्या है, आप नॉर्मल टैंक नहीं है, आरएएस के टैंक है, जैसे मैंने बताया रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम। ये वर्ल्ड वाइड यूज होने वाला सेटअप है। आप गूगल कीजिए इसके बारे में, और आपके जितने भी गवर्नमेंट के संस्थान हैं आरएएस के बारे में, बायोफ्लोक टैंक्स जो होते हैं वो भी आरएएस के कॉन्सेप्ट पे काफ़ी कुछ चलते हैं। तो उस तरह के टैंक आप बना के इसको घर में या अपनी छोटी सी जगह है वहाँ भी आप प्रोडक्शन ले सकते हैं, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। आपको कोई भी बोलता है कि नहीं जी आपको कुछ नहीं करना, सीपियाँ लानी है, सर्जरी कीजिए, डाल दीजिए, आपको 2 महीने बाद या 10 महीने बाद या 20 महीने बाद आपको मोती निकल आएगा, उसके बीच का काम कौन करेगा? उसके पीछे का जो हार्डवर्क है, जो पेशेंस रख के आपको मेहनत करनी है, वो कहाँ से होगी? तो कहीं ना कहीं आपको एक एक पॉइंट पे समझना पड़ेगा। आपको एक अच्छे ज्वेलर की तरह सोचना पड़ेगा, आपको एक अच्छे डॉक्टर की तरह सोचना पड़ेगा, आपको एक इंजीनियर की तरह अपना सेटअप बनाना पड़ेगा। तो बहुत सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सर हम अपने एक बार सेटअप आप दिखाइए, इसे किस प्रकार से आपने बना रखा है? कि अभी हम लोग जो फीडिंग करते हैं, फीडिंग के बाद जो फीडिंग का वेस्ट कहीं ना कहीं बचता है जी, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाल खुला हुआ है जी। अभी जो पानी की जो हम लोग को डेली का जो हम लोग इसको वेस्ट निकालते हैं जी, तो ये निकल गया जी, ये लीजिए। जबकि इसी काम को अगर आपका स्क्वायर टैंक होता तो उसको करने में आपको टाइम लगता काफ़ी, यानी मैं आपको कहूँ तो उसमें आपको आधा से 1 घंटा लग। यहाँ देखिए अभी जो पानी जो आएगा, ये लीजिए साफ पानी आया जी, और उसके बाद में ये आ गया ग्रीन, एकदम ग्रीन आया। हाँ जी, ये लीजिए एकदम ग्रीन आने लगा। ग्रीन आ गया। हाँ जी, ये जो वेस्ट एल्गी थी हमने निकाल दी। अब इसी एल्गी का अब ये देख रहे हैं पानी पूरा जी, ये उस टैंक के पानी का रंग है, हरा रंग जो आप देख रहे हैं जी, इस टैंक के पानी का। ओके सर। ठीक है। अब जबकि लोगों के टैंक का पानी का रंग मिलेगा आपको बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है। और कहते हैं जी हम लोग, ये लीजिए एक चल रहा है, अरे आप उसको खाना नहीं दे पा रहे हो अच्छे से, वो मोती कहाँ से बनाएगा? वो सिर्फ जिंदा रह रहा है, इतना काम चल रहा है जी।
सर इसमें हम सर्जरी करने के बाद जो हम मोती अपनी डालते हैं टैंक में, जी। उसके बाद वो कितना टाइम लेती है उसमें सब मोती तैयार होने के लिए? मोती के टाइप पे डिपेंड करता है। वैसे जनरली कहें तो हम लोग 20 से 24 महीने का, या हम लोग कहें तो 20 से 30 महीने का जनरली एक कैटेगरी होता है। तो 24 महीने 23 महीने के आसपास में मोती बन जाता है। एक अगर हम लोग बात करें एक मतलब फेवरेबल कंडीशन अगर हमारे पास है जी। तो लगभग 22-23 महीने, मतलब 20 से 24 महीने के बीच में आपका मोती बन जाएगा कैटेगरी 1 में। कैटेगरी 2 जैसे आयुर्वेदा का है, मेडिसिन है, कॉस्मेटिक्स हैं, ये आपका 30 मंथ से लेके 36 मंथ, 38 मंथ्स, 40 मंथ्स, इस बीच में आपका मोती तैयार होता है। इसके आगे जो कैटेगरी हैं 36 से 40 मंथ्स के बीच की हैं, कुछ 30 से 36 हैं, जैसे 36 से 42 हैं, 40 से लेके 45 हैं। तो अलग अलग टाइप का मोती अलग अलग समय में बाकी ये तैयार होता है। जी। अगर कोई फार्मर जो भी नया शुरू करना चाह रहा है, वो अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहता है तो कैसे कर सकता है? उसका क्या मीडियम रहेगा? आप थोड़ा देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जो भी पर्ल फार्मर है, जी, पहले नॉलेज ले इसके बारे में। नॉलेज कैसे लेगा? पहले ये समझ ले कि लोग हमें भी फ़ोन करते हैं, सर मोती की खेती करनी है, मोती बनाना है। हमारा सबसे पहला सवाल होता है कि मोती तो बनाना है, मोती बनाना कौन सा है आपको? आप घर से जाते हो, घर वालों ने बोल दिया कि आप सब्जी लेने चले जाइए बाजार में। आप सब्जी वाले से बोलते हो कि भाई मुझे सब्जी दे दीजिए, वो क्या पूछेगा? सब्जी कौन सी चाहिए, कौन सी लेनी है। यहाँ एग्जैक्टली हम लोग यही पूछते हैं कि मोती तो बनाना है, कौन सा मोती बनाना है आपको। आप आज के टाइम में ज्वेलरी के अलग डिज़ाइंस हैं और कॉस्मेटिक के अलग हैं मोती, आयुर्वेद का मोती है, मेडिसिन का मोती है, एम्ब्रॉयडरी का मोती है। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ज्योतिष में लगने वाला मोती है। तो कहीं ना कहीं पहले आपको समझना पड़ेगा कि हम लोग जो मोती बनाने वाले हैं वो किस तरह का मोती हम लोग बनाना चाहते हैं। उसके हिसाब से ही हम लोग लोगों को ट्रेन भी करते हैं। इसके लिए हम लोग ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, रॉ मटेरियल भी हम लोग देते हैं, मोती खरीदते भी हैं। अगर आपके पास में मोती है, ठीक है, तो किसी भी तरह का मोती है, आप हमें फ़ोटो व्हाट्सएप करें, हमें डिटेल भेजें, हम लोग मोती खरीदते हैं, ठीक है। लेकिन क्वालिटी, हम लोग मेजर फोकस हमारा है क्वालिटी का। आपका मोती क्वालिटी का होना चाहिए, तभी हम लोग उसे खरीद पाएंगे। जी। तो सर आपसे अगर कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो कैसे करेगा? देखिए, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7017563576। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। व्हाट्सएप नंबर है। बीवा पर्ल फार्म हमारे फार्म का नाम है, मुरादनगर गाजियाबाद यूपी। आप गूगल कर लीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ही मिलेगी। आप हमें व्हाट्सएप करेंगे, आप हमें कॉल कीजिए, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दिया जाएगा। दोस्तों, हमने सर से बात करी और सर ने काफ़ी अच्छी जानकारी भी दी और एक्चुअल में कॉन्सिक्वेंसेस जो हमें फेस करने पड़ते हैं और किसानों को फेस करना पड़ता है वो हमारे सामने रखा। बाकी और भी वीडियोस हम सर के साथ बनाएंगे। तब तक हम सर से अभी विदा लेते हैं। सर नमस्कार, फिर मिलते रहेंगे हम सर से। बाकी सर का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहे हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को